नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा में कभी कभी सदस्यों की भाषा को अमर्यादित भी देखा जाता है। इसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी मंत्रियों के साथ साथ सभी सदस्यों को आचरण सहित मायने की हिदायत दी है। और विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि सभी नेताओं को अपना आचरण सभ्य रखना चाहिए। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है और आज लाइव का जमाना है। पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाइव प्रसारण देखा जाता है और देवभूमि को लोग अच्छे आचरण सभ्य तरीके से जानते हैं। ऐसे में अपनी भाषा शैली आचरण को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ऐसा है, खराब हो रही है, अच्छा हो रही है, ये तो आकलन जनता करेगी, अब बाकी लोग करेंगे। मेरा मानना यह है कि व्यवहार और आचरण पर हम सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जब लाइव का जमाना है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विदेशी लोग, बाहर के लोग भी देखते हैं। एंड उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, यहाँ हम बाहर के लोग हमसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होगा, किस तरह से हमारा बिहेवियर होगा। इनफैक्ट हमारे व्यवहार को लेकर बाहर लोग बोलते हैं कि बहुत ही सरल, सॉफ्ट, अच्छे लोग उत्तराखंड में रहते हैं। पेंशन वृद्धि को लेकर सवाल किया है और उपनल कर्मियों की मांग के बारे में अवगत कराया, जिस पर शहजाद ने कहा कि विधायकों की पेंशन वृद्धि सही बात है और एक बार विधायक बन गया वह कोई काम कैसे करेगा, वो केवल आराम करेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा कि कांग्रेस उपनल कर्मचारियों के वेतन भत्ते की बात भी सदन में उठाएगी। और वहीं आपको यह भी बता दें कि बीजेपी विधायक खजान दास ने भी कहा कि चाहे वो कर्मचारी हों या फिर पूर्व विधायक, समस्या सबकी है और सरकार भी सबकी समस्या को समझती है। आपको बता दें कि पेंशन वृद्धि पर बीएसपी विधायक का सवाल जो है वो सामने आया, जहां पर उपनल कर्मचारियों के वेतन का उन्होंने मुद्दा भी उठाया है और जिसको लेकर वेतन भत्ते की बात सदन में उठाई है। आपको बताते चलें कि वेतन भत्ते का मुद्दा जो है वो सदन में उठा है और इस दौरान तमाम तरह की और भी मामले जो हैं वो सदन के पटल पर रखे गए। और आपको यह भी बताते चलें कि आज तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठाए गए। न्यूनतम वेतन मांग को लेकर भी तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं और इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि सत्र की शुरुआत हो चुकी है। और तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो रखे गए हैं। भू कानून बिल, जमीन खरीदने वालों के लिए भी नियम, तमाम तरह के जो मामले हैं वो उठाए गए हैं। दरअसल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भी कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच में भी तनातनी देखने को मिली थी और एक बार फिर से सदन की सतह पर भी आ गई है। वहीं उत्तराखंड में प्रदर्शन का दौर भी जारी है। क्योंकि हमने सरकार से मांग की है और हमने सदन में भी इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे भी कि उपनल कर्मचारी हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि इन्हें वेतन का लाभ मिलना चाहिए, इनको स्थायीकरण होना चाहिए, लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है और हमने इस मामले को हम उठाने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो चाहे वो ठेके पत्ता पर हों, चाहे वो उपनल के कर्मचारी हों, चाहे संविदा पर हों, सरकार को उनके बारे में विचार करना चाहिए, उनको इसका लाभ देना चाहिए। देखिए, उनकी समस्या भी जायज है, उसमें भी हमारी सरकार विचार करेगी
और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इसमें कुछ न कुछ सोच करके इनके पेंशन के बारे में भी चिंता करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, खर्चे का जहां तक सवाल है, परंतु एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको भी समाज के बीच में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि उनके पास खर्चा नहीं होता है, ये तो तर्कसंगत नहीं है, किंतु खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। ओपनल कर्मचारी और पूर्व विधायकों का क्या मेल है भाई? मांग दोनों की है, पैसे नहीं, दोनों मांग हो सकती है। पूर्व विधायक कहीं पत्थर फोड़ने जाएगा अब 70-80 साल की उम्र में? पूर्व विधायकों का भाई मैं समझता हूँ दर्द नहीं होना चाहिए, उन्हें बहुत आवश्यकता होती है, और जो विधायक एक बार रह लिया वो जीवन में कभी कोई काम नहीं कर सकता है। इसका जीवन यापन, उसके खर्चे, लोगों का चाय पानी सब इसी से चलता है। मैं समझता हूँ ये विषय कोई चर्चा का विषय नहीं है। मतलब ये हुआ विधायक जी कि जो जीवन भर पत्थर फोड़े वो जीवन भर पत्थर फोड़ता रहे। हाँ, फोड़ता रहे। एक बार ऐसा करे तो ऐसा करता रहे, ऐसा करता रहे। यही समझ लो। आप जो समझ सकते हो वो समझ लो। पूर्व विधायकों का जो बढ़ा है वो सही हुआ है, हो जाना पहले, बहुत पहले हो जाना चाहिए। देहरादून विधानसभा में आयोजित किए जा रहे बजट सत्र के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कई विपक्षी विधायक कंबल लपेटकर सरकार पर गैरसैंण में ठंड होने की वजह से सत्र न करवाए जाने पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। दरअसल गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण यहां बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाना था, जबकि अब देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। और इसी बात का मुद्दा बनाकर विपक्षी विधायक सदन में कंबल लपेटकर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक खजान दास ने भी कहा कि गैरसैंण विधानसभा में इस समय कार्य गतिमान होने के कारण ये सत्र देहरादून में आयोजित करवाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को तो विरोध करने का सिर्फ बहाना चाहिए। देखिए, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की राजधानी तीनों ही काम नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में नहीं चलाना चाहते। जैसे गैरसैंण की बात आती है तो सरकार को ठंड लग जाती है, इसलिए हम आज कंबल ओढ़कर आए हैं कि सरकार की ठंड दूर हो, गैरसैंण के बारे में कुछ सोचे, पहाड़ के बारे में कुछ सोचे। सरकार की पहाड़ विरोधी मानसिकता साफ साफ दिखाई देती है। सरकार को जगाने के लिए, सरकार की ठंड को भगाने के लिए, गैरसैंण की याद दिलाने के लिए हम ये कंबल ओढ़कर आए हैं। देखिए, उनको तो कोई न कोई मुद्दा चाहिए। उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है कि जो प्रदेश के हित के हों और जिसमें प्रदेश हित में धामी सरकार ने काम न किया हो। इसलिए ये आज गैरसैंण को लेकर के चिल्ला रहे हैं। गैरसैंण में बिल्कुल सत्र करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 दिन का सत्र वहां पर चलाएंगे, किंतु इस समय वहां पर काम चल रहा है। वहां पे जब वार्तालाप हुआ था माननीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा कि अभी वहां पे काम चल रहा है, इसलिए वहां पे इस समय सत्र नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे करना पड़ा। आने वाले समय में जो ग्रीष्मकालीन सत्र होगा वो गैरसैंण में ही होगा। ठंड बढ़ गया, बजट से तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। विधानसभा सत्र के चौथे दिन उत्तराखंड में सख्त भू कानून सदन के पटल पर रखा गया, जिसे मंजूरी भी मिल गई। इसके अलावा 10 और विधेयक सदन में रखे गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा गया, जिस पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की है और चर्चा के पास भू कानून को पारित भी कर दिया गया है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में पुलिस को सूचना मिली है कि एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी है। जहां पर आपको बताते चले कि गला घोटकर हत्या करने का मामला सामने आया। सीओ निहारिका सेमवाल ने बताया कि महिला को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है और मृतका के पति ने भी चाकू से अपने गले पर वार किया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
आज दिनांक 20 तारीख को सुबह 9 बजे के लगभग कोतवाली कोटद्वार को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि हमारा जो जल निगम कॉलोनी है पदमपुर में, वहां पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है तथा उसकी जो पत्नी है वो भी उसी कमरे में अनकॉन्शियस है। दोनों को हम लोगों द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा जो उसकी पत्नी थी उसे मृत घोषित किया गया तथा जो आदमी है उसका प्राथमिक उपचार स्टार्ट किया गया। पूछताछ करने पर आदमी द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उसने आवेश में आकर अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करी है, गला घोटकर उसने उनका मर्डर करा है। विद्युत विभाग गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार के नेतृत्व में जेई अफशान सैफी और जेई अरुण कुमार की टीम ने बिजली की चोरी करने वालों को लेकर एक अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कस्बा कालीनगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। विद्युत विभाग के द्वारा इस दौरान 8 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। विद्युत विभाग ने इन 8 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज किया है। ये बकाये पे विद्युत संयोजन काटने गए थे। लगभग हमने 44 कनेक्शन काटे, 8 लाख रुपए बकाये के। तो हमने देखा कुछ कालीनगर में बिजली चोरी से चल रही है, तो हमने जो है फिर उनकी जो है अपनी जो है विद्युत अधिनियम 135 के अंतर्गत, धारा 135 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की गई और उन पर अब जो है मुकदमा 8 लोगों के खिलाफ और उन पर जो है थाना दिनेशपुर में जो है भी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। जुर्माना जो है इनका कल हमारे जो खंड कार्यालय में जो है इनका बनेगा। जुर्माना वसूली के बाद ही जो है इनके जो है मीटर लगाए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को भू कानून को अधिक सशक्त करते हुए ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पास किया गया है। देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा हेतु सख्त भू कानून आवश्यक था और ये कानून प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप को भी सुरक्षित रखेगा। और उन जनभावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को यहाँ प्रस्तुत किया। विधानसभा ने इसको पारित कर दिया है। निश्चित रूप से इस भू कानून के आने के बाद जो राज्य के अंदर समय समय पर लगातार ये मांग उठती रही है कि यहाँ भूमियों की बेरोक-टोक खरीद फरोख्त हो रही है, खुर्द-बुर्द हो रही है। जिन प्रयोजनों के लिए भूमियों की खरीद फरोख्त होती थी, उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ। ऐसी जितनी भी भूमियां हैं, जितने प्रकार के भी ऐसे प्रकरण आए हैं, उन सभी प्रकरणों पर उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन न केवल सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का एक सार्थक परिचय था, बल्कि ये विपक्ष के भ्रष्टाचार और विफलताओं पर एक सटीक प्रहार भी साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की प्रगति और भविष्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों का स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया है। वहीं कांग्रेस की पिछली सरकारों की असफलताओं और भ्रष्टाचार के काले अध्याय को सदन के समक्ष बेनकाब किया है। 20 सालों तक हमारे राज्य के युवा नकल माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे, पर उनके इस दर्द को, उनके आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब हमने ये दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तो मेरा पहला वक्तव्य था, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में आदरणीय महाराज जी भी थे, उसमें आदरणीय धन सिंह जी भी थे, सुबोध उनियाल जी भी थे। पिछली वाली में 1.0 वाले में ये 2.0 है और उसमें आदरणीय यशपाल जी भी थे। तो हमने कहा था कि 24,000 की 24,000, जो उस समय 24,000 हमारे पद रिक्त थे, हम उन 24,000 पदों को भरेंगे। हम अपने नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। तो उस समय ये बात बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो 6 ही महीने के लिए बने हैं और चुनाव आ जाएगा, कहां से करेंगे ये सब काम, ये चुनावी सुगीफा छोड़ रहे हैं। लेकिन जब नीयत साफ होती है तो दाता भी
विधाता के रूप में आकर मदद। विधानसभा सत्र के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के सवालों से घिरते नजर आए हैं। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने भी प्राकृतिक और परंपरागत खेती में अंतर को लेकर सवाल किया और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कांग्रेस के अन्य विधायक समेत बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी ये सवाल किया। इस पर मंत्री के पास पर्चियां तो आती रही, लेकिन परंपरागत और प्राकृतिक खेती को समझा जो है वो नहीं पाए हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 एक प्राकृतिक खेती पर एक सवाल माननीय सदस्य वीरेंद्र जी द्वारा पूछा गया और इसके जवाब में मैंने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए हमारी 2 योजनाएं चल रही हैं। एक मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, जिसके तहत पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली के बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से उत्तराखंड निवासियों को लेकर बोले गए शब्दों पर अब सियासत तेज हो गई है। संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, जहां सदन के भीतर अपने बयान पर सफाई भी दी गई और प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन के भीतर संसदीय मंत्री की भाषा अशोभनीय थी, राज्य के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि यह राज्य शहीदों की शहादत पर बना हुआ राज्य है। ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। सदन में क्या कुछ आप लोग देखिए, हमारे माननीय विधायकों से भी विमर्श करने के उपरांत जो हमारी आम राय होगी विधायकों की, माननीय सदस्यों की राय के अनुरूप उस पर का कदम हम उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने विधानसभा में पेश हुए बजट को आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला ऐतिहासिक बताया है। नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, किसानों, पर्यटन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के साथ साथ हर व्यक्ति के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड को व्यापक लाभ मिलेगा और राज्य के विकास को नई दिशा भी मिलेगी। राज्य के इतिहास में पहली बार धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है और बजट में जमरानी बांध के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुझे कहने में कोई नहीं है, ये हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश को जिसने अभी 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करी, उसको विश्व पटल पर लाकर खड़ा किया। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी जिस तरीके से राष्ट्र स्तर के खेल सफलतापूर्वक संपन्न हुए, उसके लिए भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को और श्रीमती रेखा आर्य जी को, खेल मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और रही बात इस बजट को लेकर के, इस बजट के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये बजट 1,01,175 करोड़ का जो स्वर्णिम बजट है, ये राज्य जयंती वर्ष का बजट है। ये सप्तऋषि बजट है। इस सप्तऋषि को मैं इस रूप में आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा कि वो कृषि है, उद्योग है। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना और पर्यावरण संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए देहरादून के नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके साथ अब शहर भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। और इस बात पर देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है और साथ ही जैसा कि पूरा अभी मतलब एयर क्वालिटी पर काफी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज में पॉकेट्स हैं जहां पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिजाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। हल्द्वानी में कार का पीछा कर अज्ञात लोगों ने गोली चला दी है। इसको लेकर पुलिस में शिकायत की गई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के मुताबिक वो भीमताल से हल्द्वानी की तरफ आ रहे थे और भोटिया पड़ाव के पास से कुछ लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया और वहीं गाड़ी जबरदस्ती रोकने का प्रयास भी किया गया। पीड़ित घनश्याम पंत ने बताया कि गौजर जाली के पास में उनकी गाड़ी को रोककर पत्थरबाजी और फिर उसके बाद फायरिंग की गई है। रात को ये सूचना आई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि गोलीकांड हुआ है इस तरह से। तो पूछताछ करने में ये पता चला कि जो इसमें आवेदक हैं वो भीमताल क्षेत्र से आ रहे थे और इनके गाड़ी द्वारा पीछा किया गया और तहरीर में दिया गया कि संभवतः शायद इनकी गाड़ी पे फायर किया गया था। श्योर नहीं है इस चीज को लेके। तो अभी इसमें FSL जांच के लिए भेजा गया है और लेटर भेजा गया है, बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी और जैसे ही साक्ष्य संकलन होगा उसके आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। मुकदमा पंजीकृत किया गया है 124 सब क्लॉज 6। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है और बीते रोज अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में 12वीं में कुल 625 परीक्षार्थियों में से 616 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 9 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सहित सभी 12 परीक्षा केंद्र पर बोर्ड परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। पहले दिन 12वीं के हिंदी पेपर को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट हरेंद्र शाह के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट हरेंद्र शाह ने राजकीय इंटर कॉलेज नैन वापाली और हिनौला, पैसिया, मानीला और पैसिया सहित अन्य परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। आज हमारा हिंदी का पेपर था और हिंदी का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया। पूरा सिलेबस में से भी आया था और जो निबंध आया था वो तो बहुत बढ़िया ही आया था। आएंगे 80%। 12 पास होने के बाद 75-80% आ ही जाएंगे। 12A में पढ़ती हूँ और आज हमारा हिंदी का पेपर था और बहुत अच्छा गया। तो वैसे लगभग तो हमारा याद किया हुआ आया था, बड़ा अच्छा गया पेपर। 70% तो आ जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधित अधिनियम बिल 2025 के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अधिवक्ता पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर हैं और जिले भर में अधिवक्ताओं का विरोध जारी है। खटीमा और सितारगंज में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार किया गया और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। सीनियर अधिवक्ता हरीश दुबे ने बताया कि इस मामले से BCI के हाथों में पावर आ जाएगी। जो है अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तावित है, इसमें जो है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। लगातार आप देखिए कि खटीमा में, रुद्रपुर में, सितारगंज में, तीनों जगह से विरोध की खबरें आ रही हैं। ऊपर नैनीताल जिले से भी आ रही है, देहरादून से भी आ रही है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। उसका मेन कारण ये है कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार नामित किए जाएंगे 3 सदस्यों को, जिनका जो BCI जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो एक तरीके से मान लीजिए कि वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी। चाइनीज मांझा बेचने वालों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसके बावजूद भी आए दिन चाइनीज मांझे की चपेट में इंसान और वन्यजीव आ रहे हैं। ताजा मामला राजवा गार्डन स्थित गणपति धाम फेज 3 कॉलोनी से सामने आया, जहां पर सांप का मुंह चाइनीज मांझे से फंस गया और सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सांप का रेस्क्यू किया गया और वन कर्मी तालिब के मुताबिक हरिद्वार के राजवा गार्डन स्थित गणपति धाम फेज 3 कॉलोनी से राकेश नाम के व्यक्ति ने सांप के मुंह में चाइनीज मांझा फंसने की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची, तभी सांप के मुंह में चाइनीज मांझा फंसा मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला